नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, जिसमें हम सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन खानपुर से विधायक हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन देहरादून में होम आइसोलेशन में है। चैंपियन सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, बीते दिनों उनकी बीजेपी में वापसी, बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात, लंबा चौड़ा काफिला निकालना, वापसी में खुशी जाहिर करना और अब उनका कोरोना पॉजिटिव आना, ये बीजेपी के लिए चिंता वाली बात है। बिल्कुल कंचन, भाजपा के एक के बाद एक जो लीडर्स हैं लगातार कोरोना की जद में हैं। आपने देखा जो शासकीय प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री मदन के एम्स में भर्ती हैं, विधायक विनोद चमोली एम्स में भर्ती हैं, विधायक सुरेश राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव हैं, वो भी भर्ती हैं और खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी उर्वा दत्त कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उनके आईटी हेड कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इससे पहले भाजपा के दोनों प्रदेश महामंत्री कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। खुद बंशीधर भगत कोरोना संक्रमित हैं, वो आजकल हॉस्पिटल से आके होम क्वारंटीन में हैं। तो लगातार जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब अचानक चैंपियन का भी कोरोना पॉजिटिव है। इससे भाजपा की जो पूरे कार्यक्रम थे वो तो प्रभावित हुए ही हैं। भाजपा के अंदर भी दहशत का माहौल है। आपने देखा कि हफ्ते भर तक अभी भाजपा का जो प्रदेश हेडक्वार्टर है वो लॉकडाउन था, वो पूरी तरह से बंद रहा। भाजपा का महानगर कार्यालय हफ्ते भर तक बंद रहने के बाद कल ही खोला गया। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 27,000 के पार उत्तराखंड में केस पहुंच, 8,500 के आसपास केस एक्टिव मोड में है। तो एक चिंता का विषय है कि किस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, खासकर भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि उसके कार्यक्रमों को एक तरह से झटका लगा है। हाँ जी, ठीक है सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर एक और बीजेपी के नेता की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सीएम के ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बीजेपी के नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन, आज की अपडेट, अब से कुछ ही देर पहले एक आई हुई खबर जिसमें वो भी कोविड पॉजिटिव आए। अब एक और आपको बता रहे हैं बीजेपी की नेता जो कि कोविड पॉजिटिव है। सीएम के ओएसडी कोविड पॉजिटिव, शिक्षा सचिव कोरोना पॉजिटिव। ये एक और अपडेट कोरोना के मद्देनजर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। ड्राइवर के पॉजिटिव आने के बाद सैंपल लिया था, उनका टेस्ट उन्होंने करवाया था। अब सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने से भी हड़कंप मचा है पूरे विभाग में। वहीं अगर प्रदेश के कल के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स की संख्या निकलकर सामने आई। 1061 नए केसेस सामने आए हैं। 1061 नए केसेस, 27,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और कल में 12 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसमें आपको ये जानकारी देना बहुत अहम हो जाता है कि 952 जो केसेस हैं वो इससे पहले भी आए थे एक ही दिन में। आज उन 952 केसेस का रिकॉर्ड टूटा। 1060 केसेस के एक साथ आने के बाद इस बीच आपको यह भी बता दें कि 23 सितंबर से होने हैं विधानसभा सत्र के शुरू होने की बात है, जिसमें 3 दिन तक ये विधानसभा का सत्र चलने वाला है। विधायकों और अफसरों का यहां पर आना बेहद जरूरी अगर रहता है तो वो कोरोना टेस्ट करवा के ही यहां पहुंचेंगे। टेस्ट जो किया जाएगा वो बेहद जरूरी होगा सत्र में शामिल होने वाले लोगों का। टेस्ट के लिए विधानसभा और एमएलए हॉस्टल में सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि सत्र में व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियातों का ध्यान रखा जाएगा। उससे पहले जितने भी आगंतुक होंगे, चाहे उसमें विधायकगण होंगे, अधिकारीगण होंगे, मैं तो आपसे भी अपेक्षा कर रहा हूं सभी से कि वो कोविड टेस्ट करा के ही आए। और यदि कोविड टेस्ट उन्होंने कराया है तो उसकी नेगेटिव जो रिपोर्ट है, सीधे आपको लिए चलते हैं अंबाला, जहां पर आज 5 रफाल विमान भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके सामने सीधी तस्वीरें अंबाला से। तो पहली खेप
भारत पहुंची जुलाई के आखिरी हफ्ते में। आज की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज अच्छा खासा लंबा चौड़ा कार्यक्रम अंबाला में यहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले पूजा पाठ की जाएगी। पूजा पाठ के बाद ये देखिए कार्यक्रम वही चल रहा है। अंबाला एयरबेस से तस्वीरें आपके सामने, और लड़ाकू विमान रफाल, 5 लड़ाकू विमान रफाल भारतीय वायुसेना में आज आधिकारिक तौर से शामिल कर लिए गए हैं। और इन बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर मौजूद। तमाम बड़े अधिकारी, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल भी इस समय मौजूद है यहां पर। आरकेएस भदौरिया, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। जुलाई आखिरी हफ्ते में 5 लड़ाकू विमान रफाल भारत आ चुके थे। इस बीच आपको यह जानकारी दें कि ये जो 5 लड़ाकू विमान रफाल हैं, इनको अंबाला में रखा जाएगा ताकि यहां से पाकिस्तान के ऊपर सीधी निगरानी रखी जा सके। और इसके बाद जो दूसरी खेप भारत पहुंचेगी अक्टूबर महीने में, दूसरी खेप 5 और लड़ाकू विमान, 36 लड़ाकू विमानों का सौदा फ्रांस से, जो कि 4 साल पहले हुआ था। दूसरी खेप अक्टूबर के आखिरी महीने में पहुंचने की। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने सीधा अंबाला से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। Almost all stalwarts of Indian Air Force have had an association with Ambala at some point of time. These include First Indian Chief of Indian Air Force, Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, and Marshal of Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. So also, the present Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadauria, PVSM, AVSM, VM, ADC. The headquarters of Royal Indian Air Force were established at Ambala on 1st April 1920. The 4th Corps Recce Wing was also located at Ambala, along with number 28 and number 31 Squadron, flying F-2Bs on Army cooperation tasks. Later, headquarters Royal Indian Air Force moved to Raisina Hills, Delhi in 1923. फ्रांस से भारत की ये सबसे बड़ी डील जो कि 4 साल पहले हुई, और इस डील के होने के बाद पाकिस्तान और चाइना थर्रा गया, डर गया। ये पहली खेप की तस्वीरें, रफाल विमान जो कि अंबाला एयरबेस में इस समय आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें अंबाला से। कुछ देर पहले आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम हो गया है पूरा, और आज से ही आधिकारिक तौर पर रफाल विमान, 5 रफाल विमान, पहली खेप जो मिली है भारत को, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। और यहां से जहां पर तैनाती की गई है, इन 5 रफाल विमानों की सीधी निगरानी रखी जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की हर नापाक चाल को फेल करने के लिए भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान जो अब पूरी तरह से नजर रखेंगे और किसी भी नापाक हरकत को ध्वस्त करने में कारगर। रफाल विमान, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ रफाल विमान और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि अब से कुछ ही देर पहले इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जो कि इस समय भी वहां पर मौजूद ही हैं। थोड़ी देर पहले कार्यक्रम चल रहा था पूजा पाठ का, और ये तमाम ऑफिसर्स जो आप देख रहे हैं ये हैं भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स। यहां पर आरकेएस भदौरिया भी मौजूद हैं, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ आरकेएस भदौरिया, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह सबसे बड़ा सौदा 36 लड़ाकू विमानों का फ्रांस के साथ पहली खेप पहुंची थी जुलाई के आखिरी महीने में, जुलाई के आखिरी हफ्ते में, और आज इनको आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अब विधानसभा सत्र के बारे में। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हम बात कर रहे हैं जो कि 23 से 25 सितंबर तक होना है, और इसको लेकर बुधवार को खुद मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन के मंडप में तैयारियों का जायजा लिया है। कल की पहुंची हुई विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें, विधानसभा अध्यक्ष
भी इनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक एक बात बारीकी से समझाई मुख्यमंत्री को। विधानसभा में सिर्फ विधायक की ही एंट्री की जाएगी, उन्हीं को ही परमिशन मिलेगी, स्टाफ को एंट्री नहीं मिलेगी विधानसभा में आने की। सत्र के दौरान 3 दिन का सत्र चलने वाला है, जिसमें हर सावधानी बरती जाएगी। कोरोना टेस्ट हर विधायक को कराना अनिवार्य होगा। बिना कोरोना टेस्ट दिखाए, रिपोर्ट दिखाए अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। 72 घंटे की रिपोर्ट होनी चाहिए। 72 घंटे की पहले की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। ये वो बारीकियां, ये वो गाइडलाइंस जो जारी कर दी गई हैं 25 से 27 सितंबर विधानसभा सत्र के दौरान चलने की तमाम विधायकों के लिए। जो 65 साल से उम्र पार कर चुके हैं माननीय विधायक, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो वर्चुअल जुड़ें, क्योंकि वो व्यवस्था हमने बहुत तरीके अच्छे ढंग से हम लोग कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर साथ में एक हमने ये भी मन बनाया है कि सभी माननीय सदस्यों को, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे वो युवा हो या अन्य जो भी हैं, यदि वर्चुअल जुड़ना चाहें तो उनको भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। बुधवार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों की पूरी जानकारी हासिल की। देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे पीएम मोदी के साथ। इस दौरान पीएम ने कहा कि बद्रीनाथ में पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का ध्यान रखे सरकार उत्तराखंड की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ का डेवलपमेंट स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पर किया जाना चाहिए। पीएम ये भी बोले कि एंट्री पॉइंट्स पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है, वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साल 2013 की बात की जाए तो केदारनाथ आपदा से पहले श्री केदारनाथ मंदिर का नाम 66 नाली भूमि था। आज आपदा के 7 साल के बाद भी जिला प्रशासन केदारनाथ मंदिर के नाम 1 नाली भूमि का कब्जा नहीं दिला पाया। साल 2013 के आपदा से पहले केदारनाथ मंदिर ही केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा भूमिधर था। केदारनाथ धाम की करीब 360 नाली भूमि में से अकेले केदारनाथ मंदिर के नाम करीब 66 नाली जमीन थी, जिसमें से 21 नाली जमीन संक्रमणीय अधिकारी और 45 नाली जमीन पट्टे की दर्ज थी। लेकिन सबसे बड़े भूमिधर श्री केदारनाथ मंदिर को 1 नाली भूमि पर भी अब तक जिला प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिया गया। श्री केदारनाथ धाम में मंदिर समिति यानी केदारनाथ मंदिर के नाम पर 21 नाली तो श्रेणी 1 की भूमि थी और 45 नाली भूमि समय समय पर श्री केदारनाथ मंदिर को लीज या लीज के रूप में ग्रांट की गई थी। आज तक के भी 13 की आपदा के बाद आज तक के भी ये जमीन केदारनाथ मंदिर को नहीं दी गई है। वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने केदारनाथ मंदिर को जमीन वापस देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र को पत्र लिखा है। वहीं कुछ समय पहले केदारनाथ धाम में मंदिर कार्यालय पुजारी आवास बनाने पर सहमति बनी थी, जिसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 4 करोड़ रुपए मंदिर समिति को दान दिए जा रहे थे। लेकिन केदारनाथ विकास प्राधिकरण और एनजीटी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। तो आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 4 करोड़ रुपए देने की संस्तुति भी दी गई थी। उन्होंने इसको स्वीकार भी किया था कि 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन केडीए होने के कारण और एनजीटी के कुछ कायदे कानून होने के कारण वो फाइल हमारी आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में शासन स्तर पर विचार हो रहा है। जैसे इसमें शासनादेश आएगा उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण के समय श्री केदारनाथ मंदिर की भूमि को भुला दिया गया है और जिस तेजी से पुनर्निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं, उसे इस बात का डर है कि कहीं केदारनाथ के सबसे बड़े भूमिधर केदारनाथ मंदिर ही भूमिहीन बनकर ना रह जाए। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम के ओएसडी की पत्नी की मौत की खबर सामने आ रही है। उर्वा दत्त भट्ट जिनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, उनकी पत्नी की मौत हो गई है। कोविड पॉजिटिव थी उर्वा दत्त भट्ट की पत्नी वर्षा भट्ट। तबीयत खराब होने की वजह से कल शाम को भर्ती कराई गई थी हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल में, इंद्रेश हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल से इंद्रेश हॉस्पिटल में रेफर की गई थी। सुनील नप्रभात हमारे साथ आज जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, ये बहुत दुखद खबर है। उर्वा दत्त भट्ट जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आज ये बड़ी खबर हमने उनको दी दर्शकों को, लेकिन आज उनकी पत्नी का निधन हो गया है। बिल्कुल कंचन, बेहद दुखद खबर है। सीएम की ओएसडी है उर्वा दत्त भट्ट, उनकी पत्नी, उनकी साली और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी पत्नी वर्षा भट्ट की कल अचानक तबीयत खराब हुई। वो क्योंकि कैलाश हॉस्पिटल में पहले से भर्ती थी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, लेकिन कल रात को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर उनको इंद्रेश हॉस्पिटल भर्ती किया गया। इंद्रेश हॉस्पिटल ने इस बात की पुष्टि की है कि जब उनको वहां पर एडमिट किया गया था तो उनकी सांसें उखड़ रही थी, वो बेहद गंभीर हालत में थी और देर रात इंद्रेश हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस बात की पुष्टि इंद्रेश हॉस्पिटल ने की है। लेकिन कंचन, ये बेहद चिंता का विषय है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 372 के आसपास यहाँ पर डेथ हो चुकी है अभी तक। ये जरूर चिंता का विषय है। सुनील, इनकी उम्र कितनी थी? देखिए कंचन, 40 के आसपास उनकी उम्र बताई जा रही है। करीब 2 से 3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया था। पूरा परिवार, उर्वा दत्त भट्ट, उनकी साली और बेटी भी उनकी पॉजिटिव आई थी, तो उनको कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सुनील, एक सवाल कि कैलाश हॉस्पिटल से इंद्रेश हॉस्पिटल में वो रेफर की गई थी, तो क्या हालत इतनी बिगड़ गई 2 दिन में, कोरोना से जान चली गई? बिल्कुल कंचन, बताया जा रहा है कि उनको अन्य बीमारियां भी थी। जो इंद्रेश हॉस्पिटल का कहना है कि उनको निमोनिया की भी शिकायत हो गई थी। क्योंकि जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ साथ अन्य तमाम बीमारियां भी आदमी को घेर लेती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि क्योंकि उनको निमोनिया हो गया था और कोरोना ऊपर से था, तो इसके चलते कंट्रोल नहीं हो पाया। और कल जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको रेफर भी किया गया इंद्रेश हॉस्पिटल, लेकिन वहां भी उनको बचाया नहीं जा सका। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत जी का अहम योगदान रहा। भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोविंद बल्लभ पंत को उनकी श्रद्धांजलि पर उनकी तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम त्रिवेंद्र ने दी है श्रद्धांजलि गोविंद बल्लभ पंत जी को।